और अच्छा है आज बहुत कि हिंदी में ही बोलने को मिलेगा। मैं मंचासीन आदरणीय पुरुषोत्तम जी पसारी साहब, कुलाधिपति वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, श्री सुमित सूरी जी, अध्यक्ष ओमनी ग्रुप, मोहित शर्मा जी जो आज के मुख्य वक्ता हैं, श्री विष्णु पसारी जी, डायरेक्टर जॉर्ज थॉमस साहब और पैठनकर मैडम जो IQAC प्रभारी हैं। अगर कोई नाम छूटता है तो मैं क्षमा चाहूँगा। मेरे सामने ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, संस्थान के प्राध्यापक साथी, मीडिया कर्मी और प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं इस संस्थान को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि AICTE द्वारा मध्य प्रदेश भर में किसी एक संस्थान का चयन किया गया है और वो आप हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और उसके बाद वैष्णव ट्रस्ट और उनके पदाधिकारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि समाज सेवा की भावना अपने मूल में लेकर आप लोगों के लिए भलाई के काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कंप्यूटर का क्षेत्र हो, चाहे वो इसके अलावा भी और मेडिकल और दूसरे क्षेत्र हो। आदरणीय पसारी जी का नाम मैंने बहुत सुना है। हम लोगों को आज जो हमने संगोष्ठी रखी है, कभी सोचा कि हमको ऐसा सोचने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा है। हमारी जो भावनाएं हैं उनको हम कैसे दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं जिससे कि वो प्रभावी हो सके। ज्यादातर लोग क्या अपेक्षा करते हैं, या खुद को सुपरलेटिव डिग्री में पहुंचाने के लिए अंग्रेजी के शब्दों या अंग्रेजी के सेंटेंसेस और अंग्रेजी को बोलना पसंद करते हैं। हालांकि उनमें से मैं भी एक हूं, परंतु मुझे हिंदी भाषा में अपने शब्दों को कहना और प्रभावी बनाना भी उतना ही अच्छी तरीके से आता है जब मैं शायद मैं इंग्लिश में न कर सकूं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जॉर्ज साहब ने पहले भी मुझे एक बार बुलाया था और किसी कारणवश से मैं नहीं आ पाया। उस दिन जो पीछे लगे थे, सर आपको बुला के तो रहूंगा मैं, और आज वो मौका मिला। धन्यवाद आपको कि मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत तौर पर अगर कहूँ तो व्यस्तताएं ज़्यादा रहती हैं, टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ। कोशिश यही करता हूँ जो टाइम दिया है उसी टाइम पे पहुँचूँ। सर ने मुझे 10:30 बजे कहा था, मैंने सॉरी 10:30 बजे नहीं आ पाऊँगा, 11 बजे आ पाऊँगा, क्योंकि मैं धार्मिक व्यक्ति भी हूँ। सुबह भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता हूँ, 10:15 बजे तक तो फ्री होता हूँ। 10:30 बजे मेरे यहाँ से यहाँ तक आना मेरे लिए संभव नहीं था। उन्होंने सहज स्वीकार किया और मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मैं प्रेरणा सिर्फ ये देना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि देश में चाहे तो हम 2047 विकसित भारत की बात करें, चाहे आज की बात करें, जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तब तक हम देश का कुछ भी भला नहीं कर सकते। आज अगर इंदौर 7 बार स्वच्छता में नंबर 1 और 8वीं बार सिरमौर है सबका, क्या नगर निगम और प्रशासन ने स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए जो अथक प्रयास किए हैं उसी के कारण है? जी नहीं। उसमें अगर हम आप सबका योगदान नहीं होता तो ये स्थिति कभी नहीं बन सकती थी। जब कोई कार में से केले के छिलके को फेंकता है सड़क पर और मैं पीछे से आता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि इंदौरियन तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंदौरियन के जहन में ये बात घुस गई है कि वो मूंगफली के छिलके को भी
सड़क पर नहीं फेंकेगा, डस्टबिन में रखेगा, कार के उसमें रखेगा, या कार में एक डस्टबिन रखना शुरू कर दिया। तो जब तक ऐसी हम लोगों में धारणा, इच्छा, शक्ति नहीं डेवलप होगी, तब तक हम चाहे लाख गोष्ठियां कर लें, लाख कुछ भी कर लें, हम उस मुकाम पर पहुंचने वाले नहीं हैं। हाँ, यह जरूर है कि ऐसी गोष्ठियों के करने का कारण यही होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा, हमारे साथ युवा पीढ़ी है, हम लोगों को, एक भारतन बाबू हरिश्चंद्र ने हिंदी में एक लेख लिखा था, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, और उसमें उनका एक जो सेंटेंस है वो मुझे बहुत अपील करता है। का चुप साध रहा बलवाना। आप हनुमान जी को उनकी याद दिलाइए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भगवान हनुमान को जो उनकी शक्तियां हैं उनको याद नहीं रहता था, भूल जाते। तो जैसे ही याद दिलाइए, वो 100 योजन का जो समुद्र है उसको कूद करके, जलान करके और श्रीलंका में पहुंच जाते हैं। हमारे भारतीय जो भाई बहन हैं, उन सब में भी काम करने की असीम क्षमता है, लेकिन उन्हें याद दिलाना पड़ेगा। इसलिए ये संगोष्ठियां की जाती हैं कि आप लोग अपनी जो क्षमता है उस क्षमता का उपयोग करते हुए इस देश का जितना भला कर सकते हैं उतना भला करें। और जहां तक भाषा का प्रश्न है, हिंदी भाषा का तो कोई तोड़ है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि बाकी भाषाओं में नहीं है, क्योंकि मैंने हिंदी पढ़ी है, इसलिए इससे अच्छी भाषा मुझे दूसरी और कोई नहीं लगती है, जिसमें संस्कृत का पुट भी अगर हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। मैं एक छंद सुना देता हूँ आप लोगों को। कभी मैंने भी स्टार्टिंग में साहब पसारी साहब जब पढ़ता था ना, तो हिंदी भाषा का बहुत ज़्यादा हिंदुवासी, इंदौर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, और पढ़ने में और लिखने में मेरी शुरू से इच्छा रही है, कोशिश करता रहा। मैं एक छंद सुनाता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद अपनी बात आगे करूँगा। कि बिहारो बिहारी जी की ब्यार वाटिका में, चाहे सूर की कुटी में अड़वासन जमाइए। बिहारो बिहारी जी की ब्यार वाटिका में, चाहे सूर की कुटी में अड़वासन जमाइए। तो केशव की केली में किलोल केली कीजिए, या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए। तो देव की दरी में दुर्दिव्यता निभाइए, देव की दरी में दुर्दिव्यता निभाइए। आभूषण की सेना के सिपाही बन जाइए, और अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख। हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए, अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख। हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। मतलब कुछ करने की अगर आप में है विद्यार्थियों, अगर कुछ करने की बात है तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है असंभव। मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल या असंभव शब्द नहीं है। आप मुझे टारगेट कीजिए, मैं अचीव करके दिखाऊंगा। अगर आप में ये भावना है, अगर आप में ये ताकत है, तो आप जरूर उसको पा सकते हैं। लेकिन साथ साथ कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो अपसेवना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायेषु बलम्। कितना बढ़िया श्लोक लिखा है वेद व्यास जी ने। जो अभिवादनशील है, मैं हिंदी में बता दूं, नहीं तो पता लगा कि साहब उसका अर्थ तो समझ में नहीं आया। जो अभिवादनशील है मतलब अपने से बड़ों का, हम बुजुर्ग शब्द यूज नहीं करते हैं, कोई बुजुर्ग नहीं होता, सब जवान होते हैं। उनमें हर किसी में करने की क्षमता होती है, कर गुजरने की क्षमता होती है, करना भी चाहते हैं। अपने से बड़ों का अभिवादन करते रहिए, आपकी 4 चीजें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल ऑटोमेटिकली मिलती है, भले ही वो दें या ना दें, अपने आप मिले। और गीता के सूत्र वाक्य को हमेशा याद रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो वैष्णव ट्रस्ट कर रहा है समाज सेवा का काम, उसके पीछे ध्येय क्या है? यही तो है
कि हमें अपना कर्म करते जाना है, फल तो वो देगा जिसकी आपको चिंता नहीं करनी। और एक बात और बता दूं आपको कि अगर आपने मांग करके लिया, जैसा लोग करते हैं, भगवान के मंदिर में गए और बोले भगवान मैं 4 आने का प्रसाद चढ़ाऊंगा अगर मैं पास हो जाऊं, दैट मींस ब्लैकमेलिंग। आपने अपने को सीमित कर लिया। अरे भगवान तो बहुत कुछ देना चाह रहे थे, आपने सिर्फ सीमित कहां तक कर लिया? पास होने तक सीमित कर लिया। जी नहीं, निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाइए और उस कर्म का फल आपको मिलेगा। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। मैं जिस गांव से आता हूं उस गांव में आज भी कोई ढंग से ग्रेजुएट नहीं हुआ है। उस गांव से निकल करके मैंने बीएससी किया, एमएससी टॉप किया आगरा यूनिवर्सिटी से, एमफिल किया, पीएचडी किया, एलएलबी किया, गेट किया, नेट किया, क्या नहीं किया। मेरे बच्चे कहते मेरे बदले का तो पापा जी आप ही सब पढ़ चुके हो। मैं इसलिए पढ़ चुका हूं कि मैंने मेहनत की है। और लोग कहते हैं सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। किसने कहा नहीं मिलती है? मैं गांव से निकल के सरकारी नौकरी मांग गया हूं। मेरा कोई बताने वाला नहीं था कि आपको क्या करना है। तो ऐसा नहीं कि आपके लिए भी नहीं है, परंतु यह जरूर ध्यान रखिए, मैनेजमेंट और साइंस है ना, मैनेजमेंट ब्रिलियंट से पढ़कर के अगर आप कोशिश ये करें कि आप आईआईएम के विद्यार्थियों को कंपीट करके 1 करोड़ का वो मिल जाए, पैकेज मिल जाए तो वो भूल जाइए। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको उसका फायदा नहीं मिलना। कर्म करते जाइए, फल जरूर मिलेगा। मुझे मालूम है कि लोगों को ये आदर्शवादिता लगती है, ये आदर्शवादिता नहीं है। करके तो देखिए। मैं खुद को कह रहा हूं कि मैं आपके सामने उदाहरण खड़ा हूं कि कर्म किया है और उसका फल मिला। आज आपके सामने यहां तक खड़ा हूं। अगर देखा जाए तो अतिरिक्त संचालक के लिए पसारी साहब यहां इंदौर में मुझसे कम से कम 100 लोग सीनियर पड़े हुए हैं। 100 लोग हमसे ज्यादा सीनियर पड़े हुए। तो मैं विद्यार्थियों को या संस्थान को हमेशा यही कहना चाहूंगा। एक और अच्छी बात मुझे मेरे संज्ञान में, बीइंग एडिशनल डायरेक्टर, मेरे पास एक केस आया मंत्री जी के यहाँ से, माननीय मंत्री जी के यहाँ से केस आया कि सर वैष्णव उसमें कॉलेज में एक बच्ची का परीक्षा में फॉर्म नहीं भरने दे रहे हैं, बैठने नहीं दे रहे हैं। अब मुझको नहीं मालूम, मैंने जॉर्ज साहब को सेंड किया, भैया इसकी स्टेटस बताओ क्या है। इन्होंने कहा सर उस बच्चे की अटेंडेंस शॉर्ट है और अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से मैं किसी बच्चे को आगे फॉरवर्ड नहीं करता हूँ परीक्षा के लिए। मैंने साधुवाद दिया इनको और माननीय मंत्री जी को कह दिया कि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है। उस संस्थान को मैं सल्यूट करता हूं जो इस बात की चिंता नहीं पाल रहा है कि हमारा नंबर घटेगा। बच्चे ज्यादातर कहां जाना चाहते हैं आज की डेट में सर? मुझे इस मंच से नहीं बोलना चाहिए, मेरे उसमें है, मेरी जानकारी में, कहां जाना चाहते हैं जहां जाना ही नहीं पड़े और डिग्री मिल जाए। और आप वो संस्थान है कि जो बच्चों के नंबर की परवाह किए बगैर अगर किसी बच्चे में जितनी अटेंडेंस होनी चाहिए नहीं है और उसको परीक्षा में बैठने से रोक दिया है, बहुत अच्छा काम है, क्योंकि वो बच्चा जाकर के आपका रिजल्ट खराब करेगा ही करेगा। तो ऐसे संस्थान को मैं बधाई देता हूं। और पिछली बार ना आने का मुझे गम था कि मैं ऐसे इतने अच्छे संस्थान में क्यों नहीं गया, आज बुलाया। इसके लिए मैं आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार मानता हूं और मुझे बोलने का इतना समय दिया उसके लिए भी आभार। मैं नहीं सोचता हूं क्योंकि ज़्यादा समय जो मुख्य वक्ता जी हैं उनको बोलना और आप लोगों के जो सेशंस, टेक्निकल सेशंस होंगे उनको करना है, तो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जमीन से जुड़े रहने की तीव्र प्रेरणा मिलती है सर।
आपका सहृदय धन्यवाद। संक्षेपिका जो यादों और उपलब्धियों को संजोती है। अब मैं सभी मंचासीन गणमान्य से अनुरोध करती हूँ कि वे शोध संक्षेपिका के विमोचन में सहभागी बने। यह शोध संक्षेपिका राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्राप्त सभी शोध पत्रों का सारांश और उसका संग्रहण है। एवी टीम से अनुरोध है कि वे संक्षेपिका के विमोचन में सहायता करें। प्रश्नावली और फीडबैक फॉर्म साझा किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे अवश्य भरें। यह AICTE की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। संस्थान के विभिन्न नवाचार एवं उद्देश्यीय पहलों के अंतर्गत एक पहल पर्यावरण जागरूकता भी है और इसी की पूर्ति की दिशा में आप सभी को प्रदान की गई रजिस्ट्रेशन किट में बीजों का एक पैकेट है। आप सभी इसे रोपित करें तथा पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। एक और ऊर्जावान शिक्षक शोधकर्ता डॉक्टर मोहित जी शर्मा, UGC प्रमाणित मास्टर ट्रेनर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, मुख्य वक्ता के रूप में जुड़े हैं। मैं AV टीम से अनुरोध करती हूं कि उनका परिचय प्रस्तुत करें। विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए स्थापित उत्कृष्टता केंद्र के प्रमुख एवं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपने अंग्रेजी, मनोविज्ञान एवं भगवद गीता अध्ययन में MA की उपाधियां प्राप्त की हैं तथा अंग्रेजी साहित्य में PhD की है। आप शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित भारतीय ज्ञान प्रणाली के मास्टर ट्रेनर हैं एवं विभिन्न उच्च स्तरीय नीतिगत समितियों में विशेषज्ञ सदस्य के रूप में योगदान दे चुके हैं। आपने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में संयोजक एवं सह संयोजक के रूप में और अनुसंधान पद्धति पाठ्यक्रम में सह निदेशक की भूमिका निभाई है। डॉक्टर शर्मा के 12 से अधिक शोध पत्र, 4 पुस्तकें एवं कई समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में उनके निर्देशन में 5 शोधार्थी भारतीय ज्ञान प्रणाली और साहित्य के विविध विषयों पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस इंदौर AICTE के सौजन्य से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपकी गरिमामयी उपस्थिति से अभिभूत है तथा आपका आत्मीय अभिनंदन करता है। हम सभी करतल ध्वनि की गूंज से हमारे अतिथि का भव्य स्वागत करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु। ओम शांति शांति शांति। मंच पर आसीन डॉक्टर RC दीक्षित जी, श्री पुरुषोत्तम दास जी पंसारी जी, श्री देवेंद्र कुमार जी मुशाल, श्री विष्णु जी बसारी, डॉक्टर जॉर्ज थॉमस, डॉक्टर क्षमा जी, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ मुझे एक बार फिर ये अवसर देने के लिए, क्योंकि पिछली बार भारतीय ज्ञान प्रणाली से भारतीय भाषाओं तक की ये जो यात्रा है, इसमें मेरे योगदान को प्रमाणित करने के लिए और मुझे दोबारा ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं एक बार फिर से इस संस्थान का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और ठीक आइए सर, आइए। जी जी दीक्षित जी का सम्मान करिए।
ये यहाँ संस्थान में बन रहा है, कुलपति होते हैं लोगों को सादर प्रणाम करते हुए, और जब मैं यहाँ बैठा था तो मैं एक ऐसी भावना है जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मंच में जो मेरे साथ जिनके साथ मैं बैठा था, इनफैक्ट वो मुझसे उम्र में और मुझसे अनुभव में बहुत सीनियर है। मैं बेसिकली हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला से मेरा रहना है, और पिछले कई वर्षों से मैं पंजाब में भारतीय ज्ञान परंपरा के सैनिक के रूप में और एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं निभा रहा हूँ। तो पंजाब में हमारे एक कहावत है कि बड़ा आदमी कौन होता है। तो इतने बड़े इतने प्रबुद्ध जनों के साथ इस मंच पर मुझे शिरकत करने का जो ये अवसर प्राप्त हुआ, तो मुझे वो कहावत याद आती है कि पंजाब में कहते हैं कि बड़ा वो नहीं होता जो पैसे से या रुतबे से, धन संपदा से बड़ा हो, बल्कि बड़ा वो होता है जो अपने साथ बैठे हुए किसी छोटे को छोटे होने का एहसास नहीं होने देता है। ये इस भावना को मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता था। और जिस स्तुति के साथ मैंने इस बात को रखना प्रारंभ किया, वो ऋग्वेद से उद्धत है। उस स्तुति के बारे में, सिर्फ उसी स्तुति के बारे में नहीं, बल्कि वैदिक साहित्य से आने वाली सभी स्तुतियां, सभी प्रार्थनाएं दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को उजागर करती हैं। हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में, हमारी भाषाओं के अंदर जो संपदा व्याप्त है उसके बारे में। उसका मतलब बहुत ही साधारण है, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, अर्थात हम जो कुछ भी इन आंखों से, इन कानों से सुने वो शुभ हो, हम जो कुछ भी इन आंखों से देखें वो शुभ हो। और इसी प्रकार से ये स्तुति आगे से आगे चलती जाती है। एक जो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है इस स्तुति के बारे में या और भी प्रार्थनाओं के बारे में, कि संस्कृत में, हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस में सभी प्रार्थनाएं आवाम और वयम की प्रार्थनाएं, अहम की प्रार्थना नहीं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की जो संपदा है, जो रिचनेस है, ये उसको दर्शाता है। दूसरा, कभी आपने सोचा है कि शांति शांति शांति, ये 3 बार ही क्यों रिपीट होता है? ये 3 बार ही हम इसे उच्चारित क्यों करते हैं? जब ये बात मुझे पता चली, ये प्रश्न मैंने किया किसी एक वरिष्ठ जन से, संस्कृत के विद्वान से, तो मुझे पता चला, उन्होंने बताया कि पहली शांति की कामना इस विश्व शांति की हम करते हैं, और दूसरी शांति की कामना हम अपने समक्ष सभी बैठे हुए जो लोग हैं उनकी शांति की कामना कर रहे हैं, और तीसरी शांति की कामना हम अपने अंतर्मन की शांति की कामना कर रहे हैं। तो आप देखिए कि भारतीय भाषाएं कैसे हमें आपस में जोड़ती हैं। ये बाहर से भीतर की यात्रा के लिए किस तरह से हमारा मार्ग उद्धित करती हैं और हमें मार्गदर्शित करती हैं। अब इस स्तुति के बाद आज हम जैसे बात कर रहे हैं भारतीय भाषाओं की, भारतीय शिक्षा नीति में और भारत की शिक्षा जगत में, और उससे 2047 को लेकर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति के बारे में। अब 1835 से लेकर 2020 तक के कालखंड को अगर एक नज़र से हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से अगर देखने का प्रयास करें, तो मैकॉले के एजुकेशन सिस्टम, जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो भारत पर लागू किया गया था, उसका उद्देश्य बहुत ही साधारण शब्दों में अगर समझना हो तो बाय टेस्ट, बाय वर्च्यू, वैचारिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, नैतिक और मूल्यों के दृष्टिकोण से भारत को और भारतीयों को इंग्लिश बनाना। उसका उद्देश्य भारत को लिटरेट बनाना बिल्कुल भी नहीं था। कारण
अगर हम हिस्टोरिकली थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करें तो 1823 में archive.org पर आपको ये कुछ लेटर्स मिल जाएंगे, आप उसको सर्च कर सकते हैं। 1823 में कर्नाटका के एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बेल्लरी नामक एक जिला था, उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी का एक हब हुआ करता था एजुकेशन का, उसको उस संदेश में, उस लेटर में लिखकर भेजा गया स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि इस जिले में कितने स्कूल हैं, कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, किन किन विषयों पर अध्ययन चल रहा है, और यहाँ तक कि मेल फीमेल के रेशियो के बारे में, कास्ट वाइज उसमें पार्टिसिपेशन के बारे में, हर चीज़ का ब्यौरा उस लेटर में आपको देखने को मिलता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि पॉपुलेशन के उस समय की, उस जिले की जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में अगर हम उस संख्या को, उस स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो हम जान पाते हैं कि हम पहले से ही एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर एक अवेयर, एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव सोच रखने वाले समाज थे। हमारी जो गुरुकुल व्यवस्था थी उसको संचालित करने के लिए जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स थी, जो पैसे की या प्रबंधन की जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो विलेजेस, जो गांव के क्लस्टर हुआ करते थे, वो संयुक्त रूप से उसको प्रचालित किया करते थे। और महाराष्ट्र की एक रिपोर्ट है जो कि उसी समय की है, लगभग 1815 से लेकर 1835 के बीच की है। उस रिपोर्ट में ये प्रकाशित है कि कभी भी ये नहीं देखा गया कि गुरुकुल में 60% से ज़्यादा टीचर्स ब्राह्मण थे। यानी हमेशा से जो टीचिंग कम्युनिटी थी उसमें 60% से कम ब्राह्मण थे, रेस्ट ऑफ द पीपल जो और अलग अलग कम्युनिटीज से आए। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, जिसको कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट तक सीमित था या इसका प्रचार सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष तक सीमित था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारे यहाँ स्किल बेस से लेकर अध्यात्म तक, विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी से लेकर मॉडर्न फिजिक्स तक की सभी सुविधाएं और सभी प्रकार के हमारे अनुसंधान और हमारे पाठ्यक्रम में ये हमेशा से शामिल रहे। इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा में और आधुनिक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें हम जब देखते हैं तो 200 से ज़्यादा, मैं खुद अपने शोध से नहीं, आदरणीय प्रोफेसर कपिल कपूर जी, पद्मश्री अवार्डी और फॉर्मर प्रो वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मैं उनको कोट करके ये कहता हूँ कि 200 से ज़्यादा डिसिप्लिन्स हैं जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा में आज भी आपको देखने को मिलते। किस चीज़ की आवश्यकता है हमें? एक मॉडर्न स्कॉलर्स के हिसाब से, एक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी टीचर के हिसाब से हमें जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है बौद्धिक निवेश की, इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट की। यदि हम अपनी इंटेलेक्ट को इस फील्ड में, इस दिशा में इन्वेस्ट और निवेश करने के लिए तैयार हैं, तभी हम किसी प्रकार का एक जो चेंज या 2047 के लिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें से सबसे प्रथम शिक्षा जगत के लिए जो सर्वप्रथम रखना चाहिए वो है ग्लोबल लीडरशिप, थॉट लीडरशिप, यानी विश्वगुरु। हम विश्वगुरु सदा से रहे हैं, क्या आज हैं? ये प्रश्न। यदि हैं तो किस क्षेत्र में हैं, और यदि नहीं है तो किस किस क्षेत्र में हम हो सकते हैं। और उस क्षेत्र के बारे में जब हम बात करें, जब हम उसमें अनुसंधान करें, क्या वो हम अनुसंधान या बात अपनी भाषा में कर रहे हैं? इस प्रकार के प्रश्नों को हमें एड्रेस करना चाहिए। इसके बाद क्यों मैं 1835 से 2020 के कालखंड की बात कर रहा हूँ? क्योंकि इसके बीच में जितनी बार भी बदलाव हुए, जितनी बार भी शिक्षा नीति में नए इंटरवेंशंस हुए, उनमें कोई भी आमूल चूल परिवर्तन जैसी कोई बात हमने देखी नहीं। 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 बड़े ही स्पेसिफिक, टू द पॉइंट, पेनिट्रेटिंग एजेंडास को सामने रखती हुई नजर आती है, जिसमें पहला है मल्टीलिंगुअलिज्म और पावर ऑफ मदर टंग, यानी हमारी मातृभाषा की क्या अहमियत है शिक्षा जगत में। ये सिर्फ एक ऐसे ही रैंडम स्टेटमेंट्स नहीं है, इसके पीछे न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और कई सारे शिक्षाविदों की
जो अनुसंधान है उसके सपोर्टेड आर्गुमेंट्स भी इसके साथ आपको देखने को मिलते हैं कि यदि आप मदर टंग में पढ़ते हैं किसी भी विषय को, तो आपके ऊपर एक कॉग्निटिव लोड नहीं होता। कॉग्निटिव लोड का मतलब ये है कि आपका जो ब्रेन है उस इंफॉर्मेशन को, उस सूचना को प्रोसेस करने के लिए जिस लोड को फील करता है, जिस प्रेशर को फील करता है, वो आपको फील नहीं होता। आधुनिक शिक्षा नीति 2020 ये बिल्कुल नहीं कहती कि आपको और भाषाएं नहीं सीखनी चाहिए। मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं, दूसरी भाषाओं को सीखने की भी बात करते हैं, इसकी एडवोकेसी भी इसमें है। लेकिन हम किसी विषय को जब सीखें तो हम अपनी भाषा में सीखें, इस बात की ये एडवोकेसी है। दूसरा, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। भारत की कितनी भाषाएं हैं? अगर हम डायलेक्ट्स तक में उतरे तो हजारों भाषाएं। शेड्यूल 8 के अंडर 22 भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस यानी संवैधानिक भाषाओं का दर्जा मिला है। उन भाषाओं में हमारे पास गैजेट्स और भारत सरकार की या राज्य सरकारों की अलग अलग प्रस्तुतिकरण हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा जो मुख्य बिंदु है, ना सिर्फ हमारी मदर टंग बल्कि हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस, इनके बारे में भी हमें थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। अब जब कोई भाषा किसी एक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये मानता हूं कि हिंदी भाषी क्षेत्र है तो सभी लोग आपस में हिंदी में ही बात करते होंगे ज़्यादा। कुछ ऐसे संस्थान हो सकते हैं जहां पर अंग्रेजी बोलना अनिवार्य हो, कुछ ऐसी लॉबीज हो सकती हैं जहां पर अंग्रेजी बोलना एक सर जैसे कह रहे थे कि सुपरलेटिव या सुपीरियर दिखाने के लिए ऐसा होता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं, जब आप अनुसंधान करते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं या डेजर्टेशन लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं, तो कितना ऐसा स्कॉलर है, कितना ऐसा शोधार्थी है जो अपनी भाषा में, अपनी मदर टंग में उसे लिखता, समझता या सीखता है? ये प्रश्न हमें खड़ा करना चाहिए। इसका कारण बहुत ही मूल रूप से यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये है कि जब कोई भाषा हमारे व्यवहार के क्षेत्र के एक पटल पर तो जीवित रहती है, पर बाकी पटलों पर वो भाषा की जो उसमें डेवलप होने वाला जो नॉलेज सिस्टम है, जो ज्ञान है, वहाँ वो एक्टिव ही नहीं है, तो उसका क्या, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, उसके परिणाम होंगे? क्या हमने कभी ये सोचा है कि अगर हम हिंदी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट्स वेंडिंग या ये जो सड़कों पर जाते हुए रिक्शे वाले के साथ बात करते हुए या घर में ही बात करते रहे हिंदी में, पर जब भी हम किसी हाई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में जाएं, जब किसी हम अति बौद्धिक एक्सचेंज में जाएं, तो हम सिर्फ इंग्लिश में बात करें, इससे क्या भाषा का नुकसान नहीं होता? प्रश्न चिन्ह। दूसरा, एनईपी 2020 के बाद बहुत सारी सब्सिक्वेंट गाइडलाइंस आई। एआईसीटी की अपनी गाइडलाइंस हैं, यूजीसी की अपनी गाइडलाइंस हैं, नैक में भी इसको एक कंपोनेंट के रूप में इसको एक अलग से एक दर्जा मिला है। एनआईआरएफ की रैंकिंग में भी, फ्रेमवर्क में लगभग 3 से 4% का इसका अपना स्थान है। यूजीसी में यदि आप टीचर्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, या कल को आप आगे हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर होना चाहते हैं, तो यूजीसी साफ तौर पर अपनी 2025 की रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन की जो गाइडलाइंस हैं उसमें साफ साफ कहता है कि 9 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं, आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन अपेक्षित है। उन 9 में से 2 एरियाज हैं भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय भाषा। तो यदि आप इन 2 एरियाज में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपके रिक्रूटमेंट में, आपके प्रमोशन में आपकी संस्थाएं आपको सहयोग करें। ऐसी गाइडलाइंस, ऐसा प्रावधान यूजीसी ने दिया है। इसी प्रकार से एनआईआरएफ की रैंकिंग में 2% क्रेडिट्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय भाषाओं में शोध और अलग अलग प्रकार के एकेडमिक जो हमारे प्रावधान है, चाहे वो ओपन इलेक्टिव स्टार्ट करके हो, चाहे वैल्यू एडेड कोर्सेज स्टार्ट करके हो, चाहे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करके हो, अलग अलग चीज़ों के लिए उसमें 2% क्रेडिट का भी प्रावधान है। अब बात ये आती है कि मैं भी हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ और एक मेरा स्कूलिंग है वो विद्यालय जो जहाँ से मैं पढ़ा हूँ
वहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी रहा है। तो समाज के लगभग हर दर्जे पर, चाहे वो मोहल्ला हो, परिवार हो, मेरा शहर हो या हमारे रिश्तेदार हो, हर जगह पर ये एक भेदभाव हमने महसूस किया। जब, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 1835 से 2020 के बीच की, इसी समय में मैं एक विद्यार्थी के रूप में भी मेरा अनुभव रहा शिक्षा जगत के साथ। तो ये भेदभाव इंग्लिश नॉन इंग्लिश पर्यायवाची हो गया, इंटेलिजेंट एंड नॉन इंटेलिजेंट। ये हम सभी ने लगभग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में महसूस किया। लेकिन आज एक बिल्कुल ही सही परिस्थिति है और इकोसिस्टम है इस पर्यायवाची को चैलेंज कर, और वो इकोसिस्टम हमारी भारत सरकार 2020 की शिक्षा नीति और उसके बाद जितनी भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जितने भी अलग अलग एपेक्स बॉडी के द्वारा जो हमें निर्देशन दिए जा रहे हैं, उसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं, हम ये जान सकते हैं, देख सकते हैं कि ये इकोसिस्टम हमें किस तरीके से सपोर्ट करता है हमारी अपनी भाषाओं में शिक्षा को और अपने आप को व्यक्त करने के लिए। एक अब मेरे साथ एक मेरे मित्र थे प्रोफेसर साइरस, उनका नाम है, ग्रीक के रहने वाले हैं, वहीं किसी इंग्लैंड में किसी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर है, ब्रसेल्स में शायद। तो वो भारत और ग्रीक के संबंधों के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशन पर उनकी एक्सपर्टीज है। तो एक बार वो भारत आए हुए थे, क्योंकि वो भारत को भी अच्छे से समझने के लिए, इसके राजनीतिक सिस्टम को, इसके सामाजिक सिस्टम को समझने के लिए कार्य करते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि जो आज की सरकार है, ये बहुत ज़्यादा भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाएं, भारतीयता, आपको नहीं लगता कि ये टू मच नेशनलिज्म हो रहा है? तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं आपसे बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर मुझे ग्रीक में जाकर मेडिकल साइंस पढ़ना है, इंजीनियरिंग पढ़ना है या मैनेजमेंट पढ़ना है, तो आपके यहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? तो मैंने कहा ऑब्वियसली ग्रीक। मैंने कहा हमारे नहीं, हमारा इंग्लिश। तो मैंने कहा डोंट यू थिंक इट इज़ टू लेट? आप बहुत देरी कर चुके हैं इस चीज़ को बदलने के लिए। अब हमने कहा देरी तो हम कर चुके हैं, पर देरी के कारण अगर हम कभी ना ही करें तो ये तो और ज़्यादा समस्या की बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विदेशों में, रशिया देख लीजिए, यूक्रेन देख लीजिए, या और भी आप जापानीज देख लीजिए, जर्मन देख लीजिए, कहीं भी आप पढ़ने जाना है, आपको पहले 6 महीने उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी। और कोई भी भाषा तभी जीवित रह सकती है जब उस भाषा को बोलने वाले लोग उस भाषा में नवाचार, उस भाषा में अनुसंधान और उस भाषा में किसी भी विषय में अग्रणी हो। 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो उस भाषा में ऐसा साहित्य रच दिया जाए कि पूरे विश्व की मजबूरी हो जाए उस भाषा को पढ़ना समझना, या फिर उस भाषा को बोलने वाले लोग ब्रिटिशर्स की तरह कॉलोनीज बनाते रहें और अपनी भाषा को प्रमोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो पहला वाला है, उसमें हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा ने पहले ही बहुत योगदान दिया है। हम उसी को अगर उसके सही उत्तराधिकारी अपने आप को साबित कर सकें, तो यही हमारी तरफ से एक योगदान होगा। R.N. टैगोर का नाम सभी ने सुना है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया था। आज़ादी से पहले की बात है, 1835 की शिक्षा नीति जो थी वो लागू हो चुकी थी। तो लगभग सभी एजुकेशन जो सिस्टम था भारत में, तो इंग्लिश में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश हो गया था। लेकिन उन्होंने शांति निकेतन नाम से एक स्कूल चलाया। उस शांति निकेतन स्कूल की खास बात ये थी कि वहाँ पर बंगाल में था, तो बंगाली भाषा में ही वहाँ पर जो है शिक्षा दी जाती थी। अब एक बार की बात है कि टैगोर जी वहाँ पर एक भ्रमण कर रहे थे अपने स्कूल में, तो एक बच्चा जो है बड़ा मायूस बैठा। तो जब पता चला तो पूछा, तो पता चला कि वो बंगाली समझता नहीं, बहुत कम समझता है। संताली लैंग्वेज भी वहाँ पर एक ट्राइबल लैंग्वेज है, वो उस लैंग्वेज को समझता है। तो उन्होंने किसी से पता करवाया और एक संताली लैंग्वेज को जानने वाला और उस कम्युनिटी को बिलोंग करने वाला व्यक्ति जो है वहाँ पर बुलाकर उसके साथ एक एक्सचेंज करवाया, उसका बातचीत करवाई। तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि जैसे ही संताली लैंग्वेज में उस बच्चे के साथ बात की गई, उस बच्चे की आंखों की और उसके चेहरे की चमक ने मुझे अपने हृदय तक मुझे छू दिया।
और वहां पर वो एक स्टेटमेंट देते हैं जो मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूं। यू कैन नॉट लर्न इफ योर सोल इज इन एग्जाइल, ब्रिंग इट होम थ्रू लैंग्वेज। आपकी आत्मा, आपकी भाषा हो। मैं कहता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा यदि भारत की आत्मा है, तो उस आत्मा को कंटेन करने के लिए जो शरीर है वो भारतीय भाषाएं हैं। यदि हम उन भारतीय भाषाओं को पोषित कर लेंगे तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा को भी संजो कर रख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं कई सारे ऐसे कारण भी आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आजकल लॉजिक्स का जमाना है, शायद हृदय से कई लोग ड्राइव नहीं होते। तो पहला लॉजिक मैं देना चाहता हूँ इंटरनेशनल का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी एजेंसीज हैं जो इस बारे में काम करती रहती हैं और यूनेस्को उनमें से एक है। वर्ल्ड एजुकेशन फोरम की एक रिपोर्ट है 2015 की, और उस रिपोर्ट में भारत के बारे में भी और भी कई सारे देशों के बारे में इस रिपोर्ट को मेंशन किया गया और कहा गया कि मातृभाषा पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हुए, जिससे कि कॉग्निटिव लोड जो है बच्चे के ऊपर बढ़ता है। दूसरी रिपोर्ट है जिम क्यूमिन्स। जिम क्यूमिन्स एक लिंग्विस्टिक स्कॉलर है जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं। उन्होंने अपनी शोध में 2018 में ये बताया है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है सब्जेक्ट्स में, किसी भी सब्जेक्ट्स में डिपेंड करता है कि वो किस भाषा में पढ़ाया जा रहा है। तो यदि वो आपकी मातृभाषा में पढ़ाया जा रहा है तो बट नेचुरल है कि वो सब्जेक्ट आपको, वो विषय आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2021 की, वो कहती है कि अगर किसी को अनफेमिलियर लैंग्वेज में पढ़ाना शुरू कर दिया जाए या जिसमें बहुत ही कम मेरी एक्सपर्टीज है उस भाषा में यदि संप्रेषण किया जाए, शिक्षा दी जाए, तो उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो वो ना सिर्फ मेरिट के आधार पर नंबर्स में या ग्रेड्स में रिफ्लेक्ट होते हैं, बल्कि पूरी जीवन भर वो बच्चा उस विषय के बारे में हृदय से एक आत्मीयता का जो फीलिंग है वो कभी भी महसूस ही नहीं करता। मैं आज भी अगर रिकॉल करता हूँ अपने स्कूल के समय को, तो क्योंकि भाषा वहाँ पर जो जिस भाषा में मुझे पढ़ाया जा रहा था वो मेरी अपनी भाषा थी, उसके कारण से मुझे कई सारी चीज़ों में एडवांटेजियस यानी एक एज ओवर मिलता है कई इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस समय इंग्लिश और नॉन इंग्लिश का जो सिनोनिमस था, जो पर्याय था, वो वही था जो मैंने आपको बताया। लेकिन इसी के साथ साथ एक कॉग्निटिव लोड थ्योरी है, आप उसको भी देखिए। 1988 में आप अलग अलग संस्थानों से आए हो सकते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि एकेडमिक अफेयर्स के लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर आप ये एडवोकेसी करें। और इस एडवोकेसी को करने के लिए जो रिक्वायर्ड थ्योरीज हैं, जो आपको इसकी बैकिंग के लिए जो आपको अनुसंधान चाहिए, वो आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। 1988 की ये थ्योरी है कॉग्निटिव लोड थ्योरी। न्यूरोसाइंटिस्ट ने इसको प्रमाणित किया है कि भाषा का और समझ का एक सीधा सीधा संबंध है, जिसको आज हम कई समय से हम इसको नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। अब बात आती है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर कोई भाषा किसी एक ही एक्सचेंज में जीवित है, बल्कि समाज के दूसरे एक्सचेंजेस में जहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिलिब्रेशन है, जहाँ पर बौद्धिक हम उसके साथ अनुसंधान कर रहे हैं, वहाँ पर वो जीवित नहीं है, तो इससे क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं कि भारत की बहुत सारी भाषाएं ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। कहने का तात्पर्य है कि वो मर रही है। ठीक है, अब उनके मरने के लिए कौन उत्तरदायी है, कौन जिम्मेदार है, ये हमें प्रश्न अपने आप से करना चाहिए। यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि 30 से अधिक भाषाएं हैं भारत की जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब आप सुनिए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब क्या है कि उनको बोलने वाला कोई भी व्यक्ति 70 साल से नीचे की उम्र का नहीं है। तो आपकी ऐसी कौन सी भाषाएं हैं, हो सकता है आपके आसपास ऐसी भाषाएं ना हो, लेकिन आपके पास आसपास ऐसी ज्ञान की बहुत सारी संपदा हो सकती है जो 70 साल से अधिक वाले व्यक्ति या 60 साल से अधिक वाले व्यक्ति ही उसको सेलिब्रेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, जीवन में प्रदर्शित कर पा रहे हो, पर आप उसको
अपने जीवन में उतारने को तैयार हैं। ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। 33 से ज़्यादा क्लासिफाइड वल्नरेबल लैंग्वेजेस हैं और 5 हिमालयन लैंग्वेजेस जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब हिमालयन लैंग्वेजेस के एक्सटिंक्ट होने से हमें क्या लेना देना आपको लगता होगा, लेकिन हिमालय क्या रहा है भारत की सभ्यता में, उसका क्या महत्व रहा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। हमारा जो आध्यात्मिक उत्थान है, यदि वो सूत्र ही हम नहीं समझ पाएंगे, जो सूत्र लिखे गए, जो सूत्र कहे गए, तो हम कैसे विश्व गुरु बन पाएंगे? आज हम शिप बिल्डिंग में या एयरक्राफ्ट बिल्डिंग में हो सकता है दुनिया से पीछे हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे कई सारे रिसोर्स जो है, क्योंकि मैं संस्थान से कनेक्टेड रहूँगा, मैं दूंगा, उन रिसोर्सेज को पढ़कर आपको पता चलेगा कि हम लगभग हर क्षेत्र में अग्रणी थे, लगभग हर क्षेत्र। और जब भी भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाओं की बात होती है तो लोग कहते हैं कि ये ऑब्सोलीट है, ये एंटी मटीरियल है, इससे पैसे का क्या फायदा होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा इंडिजिनस स्किल सिस्टम रहा है, मैं सिर्फ एक उद्योग को ही पकड़ूंगा, आप कपड़ा उद्योग को ही ले लीजिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारत का अंग्रेजों के आने से पहले विश्व जीडीपी में मोर देन 23% कॉन्ट्रीब्यूशन थी, मोर देन 23%। और इसको बड़ी ही व्यवस्थागत रूप से, बड़े ही सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया गया। और एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, उसको चेंज करना, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण उनका कदम रहा है हमारी सभ्यता को और हमारे व्यापार को नुकसान पहुंचाने के। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब सन्यासी ही हो जाना है। ऐसा नहीं है कि सन्यासियों की या उनके विचारों की भूमिका नहीं है भारतीय ज्ञान परंपरा में, है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा में आर्किटेक्चर है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल साइंस है, ऋषि कणाद है। भारतीय ज्ञान परंपरा में स्टेट क्राफ्ट, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो हम मॉडर्न सिस्टम में पढ़ते हो और उसके लिए हमारे पास कोर भारतीय टेक्स्ट उपलब्ध ना हो। मैंने लगभग 50 विषयों की एक सूची तैयार की है। उस सूची में विषय है और उन विषयों से जुड़े हुए हमारे ऋषियों मुनियों की परंपरा के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको लिस्ट किया है, और साथ में उन टेक्स्ट को भी मैंने लिखा है, और साथ में उनके ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, कौन से ऑथेंटिक ट्रांसलेशन टेक्स्ट हैं, उनको भी मैंने मेंशन किया। मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, तो आप इसकी एडवोकेसी एकेडमिक अफेयर्स लेवल पे भी कर सकते हैं। अब क्योंकि भाषाएं मर रही है, अब हिमाचल प्रदेश हमारे एडजॉइनिंग है पंजाब से, तो उसकी 4 भाषाएं हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। एक भगाटी है, हंडूरी है, पंगवाली है, सिरमौरी। इसके लिए भारत सरकार को हमने अभी लिखा है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में, क्योंकि एक भाषा जब मरती है तो सिर्फ भाषा नहीं मरती, उस भाषा से जुड़ा हुआ ओरल हिस्ट्री, उस भाषा से जुड़ा हुआ उस लिंग्विस्टिक ग्रुप का जो स्किल सेट है, जो उनका फोक ट्रेडिशन है, जो उनकी अपना नॉलेज सिस्टम है, उस क्लाइमेट में, उस जियोग्राफिकल लोकेशन में रहने का जो अपना ढंग है, वो सब भी मजा है। ये शहरीकरण से जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, ये जो हाइब्रिड नॉलेज सिस्टम हम बना चुके हैं, मिक्सचर जिसमें ऑथेंटिक कुछ नहीं, इसका ये परिणाम है। अब भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर भारतीय भाषा समिति BVS एक हाई पावर्ड कमेटी है, उसके माध्यम से भारतीय भाषाओं को प्रिजर्व करने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई। NEP 2020 के फॉलोअप में ऐसी कई सारी समितियों का गठन हुआ है, जिन समितियों में जो BBS है उसमें मैं एज एक्सपर्ट मेंबर के रूप में मुझे इनवाइट किया गया था जब हम ये पॉलिसी बना रहे थे इस प्रोजेक्ट के बारे में। और ट्रांसलेशन के ऊपर एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई है कि अगर विदेशी कोई साहित्य आपको लगता है कि उसमें ऐसा गूढ़ रहस्य है जो हमारे भारतीय बच्चों को मिलना चाहिए, तो उसको आप अपनी भाषा में ट्रांसलेट कीजिए।
और उसको ट्रांसलेट करने के लिए भारत सरकार आपका पूरा सपोर्ट करती है। 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए की ग्रांट एक किताब को ट्रांसलेट करने के लिए देती है। क्योंकि ये तो हमें वैसे भी करना है, क्योंकि अभी शिक्षक हैं, चाहे API स्कोर के लिए कर लीजिए, चाहे आप अपनी कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए कर लीजिए, चाहे आप भारत सरकार से मिलने वाली फंडिंग के कारण कर लीजिए, जो भी कारण आपको अपने लिए सही लगता है उस कारण से आप इस जगत में अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए। और ASI भी